नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में समझेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1758 से 63 तक। अब इसका कारण भी समझ लेते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो 1758 से 1763 ये युद्ध चला था, तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें मुख्य रूप से किस किस के मध्य ये युद्ध हुआ था? तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। ओके। फिर ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच ये सप्तवर्षीय युद्ध था। इसका जो मुख्य कारण था, ये सप्तवर्षीय युद्ध था। ये तो मतलब यूरोप जो महाद्वीप है उसमें जो विविध देश हैं उनमें आप देखें तो उनमें एक प्रकार से संघर्ष छिड़ा हुआ था और युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई थी। तो इस कारण से फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य जो युद्ध हो रहा था यूरोप में, और भारत में भी व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स आए थे। तो उस कारण से यहाँ भारत में भी ये जो युद्ध है वो छिड़ गया। तो यही जो कारण है, यही तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण देखा गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध। ओके। अब देख लेते हैं कि यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहे थे। फ्रांस किसको समर्थन दे रहा था? फ्रांस ऑस्ट्रिया को, और ब्रिटेन प्रसा को। प्रसा एक देश है जिसका जो आधुनिक नाम है वो जर्मनी है, लेकिन जो पहले जो नाम था उसका प्रसा था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध छिड़ गया था। उसमें फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का समर्थन कर रहा था और ब्रिटेन जो है प्रसा का समर्थन कर रहा था। अब वही जो युद्ध था उसी की जानकारी जब भारत के फ्रांसीसियों को और ब्रिटिशर्स को लगी, तो जैसे ही यहाँ के जो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स को लगी, तो वो तो क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में तो वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे ही, लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध में वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए। क्यों हो गए शामिल? उसका भी यही कारण था कि यहाँ जो है फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध छिड़ा हुआ था, और जो ये जो युद्ध है वो सप्तवर्षीय युद्ध चला था। फिर देख लेते हैं कि भारत में ये दोनों ही शक्तियां उपस्थित थी। ये शक्तियां जो है फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों ही देशों के जो निवासी थे वो भारत में व्यापार करने के लिए भारत आए थे, और यहीं पर उन्होंने अपना निवास जमा लिया था और यहीं के शासकों से वो युद्ध करने लगे और यहीं पर अपना व्यापार भी स्थित कर लिया उन्होंने। तो इस कारण से जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। फिर आगे देखते हैं कि फ्रांस का एक व्यक्ति था कांट डी लाली। ओके। कौन? कांट डी लाली। तो लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। देखो, फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत की संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र पर सैनिक और राजनयिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। भारत में एक व्यक्ति फ्रांसीसी आया जिसका नाम था काउंट डी लाली, और फ्रांसीसी सरकार द्वारा उसे भारत में सैनिक और असैनिक सभी प्रकार का अधिकार दिया जाना था। जैसे ये अधिकार दिया जाना था तो उसका एक प्रकार से उसका स्वामित्व, उसका अधिकार सब बढ़ने लगा, और यही जो है मुख्य युद्ध का कारण बना। फिर देख लेते हैं, एक बुस्सी नाम का जो व्यक्ति था उसको हैदराबाद से वापस बुला लिया। किसने? काउंट डी लाली ने। ओके। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकोक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी, और इसी समय क्लाइव और बाटसन ने चंद्रनगर को अधिकार में ले लिया। देखो, यहाँ पे ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे आप देखेंगे ये बंगाल का क्षेत्र है, और यहीं पर एक स्थान है चंद्रनगर। तो चंद्रनगर जो है वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। चूंकि चंद्रनगर फ्रांसीसियों के पास भी था,
तो वहां पे जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, और जो फ्रांसीसी जो सेना है उसने एक प्रकार से फ्रांसीसी जो सेना है उसको ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना के द्वारा उनको एक प्रकार से मात दी, मतलब युद्ध में हराया। तो वो सैनिक जो है वो वैसे ही पराजित हो रखे थे। इसने ब्रिटिश ने सॉरी अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को मात दी। ओके, और बुशी को हैदराबाद बुला लिया, जो कि उसकी एक भूल साबित हुई। ओके, फिर इसके बाद अंग्रेजी जो व्यक्ति था क्लाइव और बाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। चंद्रनगर जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? चंद्रनगर। इस क्षेत्र को अंग्रेजी शासन ने अपने अधिकार में ले लिया, जो कि जब उस समय जो गवर्नर था वो बाटसन, एक प्रकार से देखा जाए तो क्लाइव जो था वो अंग्रेजी शासन का गवर्नर था। ओके, फिर देख लेते हैं 1760 में अंग्रेजी सेनानायक पर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास का युद्ध हुआ। देखो, बांडीवास एक क्षेत्र है, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो यहाँ मद्रास के पास, कौन सा? बांडीवास। तो इस युद्ध को जो है बांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। क्या? बांडीवास युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसी स्थान पर हुआ था। किस स्थान पर? बांडीवास स्थान पर। और ये बांडीवास कहाँ है? मद्रास के निकट। कब? 1760 के अराउंड। ओके, फिर अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए माहे और जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा जमाया। देखो, यहीं पर आप देखेंगे कि माहे और कराईकल ये दोनों स्थान भी हैं, तो इन दोनों स्थानों पर फ्रांसीसियों का अधिकार था और फ्रांसीसी वहां पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ही स्थानों को अंग्रेजी शासन ने अपने नियंत्रण में कर लिया। कौन कौन सा? माहे, कराईकल। जैसे ही इन दोनों को अपने अधिकार में लिया तो फ्रांसीसियों को तो वैसे ही उनसे दिक्कत थी, तो इस कारण से इन्होंने माहे और कराईकल को अपने अंडर में कर लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ओके, और 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। देखो, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें किसकी हार हुई? फ्रांसीसी की हार हुई। ओके, फ्रांसीसी इसमें हार गए। फिर देखा जाए तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी और फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे, ना ही वहां सैनिक रख सकते थे, केवल व्यापार कर सकते थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी भारत में स्वतंत्र के विरुद्ध समाप्त हो चुके थे। देखो, इसका एक परिणाम निकल कर भी आया कि ये जो युद्ध है इसका विराम कैसे हुआ? तो पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि के बाद उसमें कुछ शर्तों का भी पालन किया गया। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के तहत आप देखें तो
कुछ शर्तें रखी गई। अब वो शर्तें क्या क्या थी? सबसे पहले नंबर पर था फ्रांसीसियों का फ्रांसीसियों की विजिट फैक्ट्रियां लौटा दी। ओके, फ्रांसीसियों की विजिट फैक्ट्रियां लौटा दी। उसके बाद आप देखें तो जो है एक निर्णायक युद्ध बन चुका था। मतलब इसके बाद फ्रांसीसियों ने अपना सारा स्वामित्व, सारी शक्तियां, सारे अधिकार सब कुछ समाप्त कर चुके थे और यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजों की विजय। मतलब अंग्रेजों का पूरा शासन भारत पर फिर चलने लगा। फ्रांस के पास फिर इतना ना अधिकार था, ना उसके पास इतनी शक्तियां थी। तो फ्रांसीसियों की विजित फैक्ट्रियां लौटा दी किसने? अंग्रेजों के द्वारा। एक निर्णायक युद्ध भी था ये। फिर ये अपने दुर्ग पर किलेबंदी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? केवल व्यापार करेंगे, ना ही वहां पर सेना रख सकते हैं। ओके, ठीक है, केवल वहां पर व्यापार कर सकते हैं। ओके, तो इनकी ये सारी जो है महत्वपूर्ण शर्तें थी। फिर तीसरे नंबर पे देखो, फिर पेरिस की संधि के बाद, पेरिस की संधि के बाद सारा भारत अंग्रेजों का हो गया। ये बात भी एक निकल कर आई, क्योंकि फ्रांसीसी तो हार गए थे। लगभग 20 वर्षों तक ये युद्ध चला। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, फिर दूसरे नंबर पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो पहले तो फ्रांसीसियों ने जीत लिया सब कुछ, लेकिन सबसे आखिरी जो युद्ध हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसमें फ्रांसीसी हार गए। ओके, तो यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब और कैसे हुआ था, तो उसकी सारी जानकारी हमने आपको समझा दी है। सबसे पहले तो 1758 से 63 के मध्य हुआ था। फिर इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। क्योंकि यूरोप में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था, तो फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का समर्थन कर रहा था और ब्रिटेन जो है प्रसा का समर्थन कर रहा था। तो यदि वहां की लड़ाई या यहाँ भी देखी जाए तो फिर यहाँ पर तो लड़ाई खड़ी है ही। तो फिर यहाँ पे एक व्यक्ति आया, काउंट डी लाली, उसने बुस्सी को हैदराबाद बुलाया। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को मात दी। 22 जनवरी 1760 को बांडीवास का युद्ध हुआ। बांडीवास जो क्षेत्र है ये मद्रास के निकट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि की कुछ शर्तें हैं। फ्रांसीसियों की विजित फैक्ट्रियां लौटा दी, अपने दुर्ग पर किलेबंदी नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा? फ्रांसीसी नहीं करेंगे। ओके, केवल व्यापार कर सकते हैं, व्यापार तक इनका नियंत्रण था। पेरिस की संधि के बाद ये सारा, मतलब एक प्रकार से देखा जाए पेरिस की संधि के बाद भारत अंग्रेजों का हो गया।
या फिर भारत पर अंग्रेजी शासन कायम हो गया, क्योंकि और कोई इतनी शक्तिशाली बची नहीं थी, शक्तिशाली शक्ति बची नहीं थी। क्यों नहीं बची थी? क्योंकि फ्रांस ही एकमात्र ऐसा था कि जिसके जो ब्रिटिशर्स से लड़ने में सक्षम थे, और ये वो मतलब उनकी ये इतनी शक्ति थी कि वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे। लेकिन जब वो ही हार गए और फिर वो उन्होंने सारा अपना जो अधिकार है वो खो दिया, तो फिर उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ही आगे बढ़ी भारत में, तो उन्होंने ही सारी शक्तियां अपने में समाहित कर ली। अब हम देख लेते हैं तीनों युद्ध के सन के बारे में शॉर्ट के जरिए, और उनके कारण के बारे में। सबसे पहले युद्ध, फिर सन, फिर कारण, फिर संधि। और ये आता भी है क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के मध्य हुआ था। सॉरी, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ओके, इसे कहा जाता है सेंट टोमे युद्ध। ओके, अडयार नदी के किनारे 1746 से 1748 तक। इसका मुख्य कारण देखा जाए तो क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। इसकी संधि किस संधि के तहत ये युद्ध विराम हुआ था? तो एक एक्सला सापेल। फिर दूसरे नंबर पे देख लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसे कहा जाता है अंबोर का युद्ध। कौन सा? अंबोर युद्ध। ओके, ये हुआ था 1749 से 1754 तक। सत्रह सौ उनचास से 1754। ठीक है, इसका जो कारण था वो था कर्नाटक हैदराबाद का उत्तराधिकारी। और इसकी जो संधि है वो हुई थी पांडिचेरी की संधि। ओके, फिर तीसरे नंबर पे है इसे कहा जाता है बांडीवास का युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? 1758 से 63 तक। ओके, इसका जो है मुख्य कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। ओके, और इसकी संधि कौन सी थी? पेरिस की संधि। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।